अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नवाज शरीफ ने भी बिल आखिर अपने इरादे बता दिए। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो उनके खानदान के लोगों के खिलाफ जाली मुकदमात बनाए गए वो उनका एहतसाब चाहते हैं। अब नवाज शरीफ एहतसाब किन से चाहते हैं? और दूसरा सवाल यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब उन जाली मुकदमात को बनाने वालों का एहतसाब चाहते हैं तो जिनके कहने पर वो मुकदमात बनाए गए, क्या एहतसाब का दायरा कार वसी करते करते नवाज शरीफ उनका भी एहतसाब चाहते हैं या नहीं? नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि एक खलंडरे को मुल्क की सियासत पर मुसल्लत किया गया जिसको यह भी मालूम नहीं था कि मुल्क को चलाना कैसे है। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड एक बहुत बड़ा केस है जिसका सबसे बड़ा डाउटेड एलिमेंट यह है कि वो बंद लिफाफा आया और उसको अप्रूव करवा लिया गया। उन्होंने कहा 60 अरब रुपए की डकैती करने वाले या करप्शन करने वाले मुल्क से महंगाई कैसे खत्म कर सकते हैं। रियासत मदीना का नैरेटिव बनाकर सियासत को चकमा दिया गया। नवाज शरीफ साहब किन का एहतसाब चाहते हैं? और नवाज शरीफ साहब जब से वापस पाकिस्तान आए उन्होंने किसी एहतसाब की बात नहीं की, लेकिन अब दोबारा एक बार फिर एहतसाब के मामले पर आ गए हैं और अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि क्या नवाज शरीफ सिर्फ उन ऑफिसरान का, उन इन्वेस्टिगेटेड इदारे के लोगों का एहतसाब चाहते हैं जिन्होंने उन पर मुकदमात बनाए, या जिनके कहने पर मुकदमात बनाए गए और फिर उन मुकदमात के तनाजुर में जिन्होंने सजाएं सुनाई, नवाज शरीफ साहब उनका भी एहतसाब चाहते हैं या नहीं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। आज बकायदा समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में। अकबर एस बाबर और दीगर जो तहरीक इंसाफ के अरकान थे उनकी दरखास्तों पर समाअत हुई और समाअत के मामले के ऊपर फौरी रिलीफ तो अकबर एस बाबर को नहीं मिल सका कि इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए और दोबारा इलेक्शन करवाने का कहा जाए, लेकिन यह जरूर हुआ कि उनकी दरखास्तों पर तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी हो गए और 12 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ से उनका जवाब मांग लिया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर का यह भी कहना था कि अगर दरखास्त गुजार ये समझ रहे हैं कि दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो तो यह मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन दोबारा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये उन इलेक्शन कमीशन के मौजूद मेंबर के रिमार्क्स थे। लेकिन दूसरी जानिब जो अकबर एस बाबर या उनके वकला कहते हैं कि उनकी दरखास्त को तस्लीम कर लिया गया और नोटिस जारी होने का मतलब यह है कि केस की बाकायदा प्रोसीडिंग शुरू हो गई। अब इसका फैसला तो जब केस की दोबारा प्रोसीडिंग होगी और तहरीक इंसाफ का जवाब सामने आएगा तो ही पता लगेगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। नाज़रीन, इस हवाले से भी हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि वो इस मामले को कैसे देख रहे हैं। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि सियासत पंजाब में खासी गर्म नजर आती है। चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद आज जहांगीर तरीन जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न चीफ हैं वो शहबाज शरीफ के घर पहुंचे और उनके हमरा ओन चौधरी भी थे। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ये ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद तहरीक पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात हुई उनके दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। सीट एडजस्टमेंट होने की सूरत में नून लीग कितनी सीटें इनको ऑफर करेगी और सीट एडजस्टमेंट होगी तो किस तरह उसका फार्मूला तय होगा और आया सीट एडजस्टमेंट होनी भी है या नहीं होनी, इसके हवाले से हमारे साथ जब प्रोग्राम में होंगे ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट साहब, उनसे भी पूछेंगे बिलखसूस कि उनकी क्या राय है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ को एक और झटका भी आज मिला। शौकत तरीन जो उनके वजीर खजाना थे, बड़े वोकल थे, उनको पॉलिसीज पे बड़ा एतराज था नून लीग की और PDM की, उन्होंने भी आज तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया है और सियासत को भी छोड़ दिया है। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड जो है उसका चूंकि केस प्रोसीडिंग शुरू है तो एहतसाब अदालत ने 6 जनवरी तक बजरिया इश्तिहार शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी और जियाउल मुस्तफ़ा को तलब किया है और कहा कि वो आए और इस केस का हिस्सा बने। लगता ऐसा है कि दिसंबर का एंड या जनवरी के मिड तक 190 मिलियन पाउंड केस भी कंक्लूड हो जाएगा और इसमें जो करप्शन के सबूत जो चीजें सामने आ रही हैं बादिल नजर में ऐसा लगता है कि शायद इसमें भी जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है उनको सजा हो सकती है। जबकि दूसरी जानिब 10 दिसंबर को नैब ने बुशरा बीबी को भी तलब कर लिया है और उन्होंने कहा कि अपने तमाम जो तहाइफ उनको मिले उनकी तफसीलात लेके नैब रावलपिंडी के सामने पेश हों। ये सियासत एक तरफ तो नून लीग अपनी जो सफबंदी बेहतर कर रही है, पीपल्स पार्टी तो तने तना इलेक्शन लड़ने को तैयार खड़ी है और तहरीक इंसाफ है कि उनको ऊपर मुकदमात का वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सियासत किस रुख में जा रही है, इस हवाले से भी हम अपने पैनलिस्ट से राय लेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू शुरू करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन।
मुनव्वर भट्ट साहब, गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपसे की तरफ आना चाहूँगा। नाज़रीन, मुनव्वर भट्ट साहब हमारे साथ होंगे लाहौर से, इम्तियाज़ फरहान साहब कराची से होंगे और शायद मितला साहब हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। मुनव्वर भट्ट साहब, ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर एहतसाब की बात की है। क्या ये सिर्फ उन मुकदमात को बनाने वाले जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर थे उनकी सिर्फ एहतसाब की बात कर रहे हैं, या जिनके कहने पर ये मुकदमात बने उनके एहतसाब की तरफ भी इशारा है उनका? देखिए, ये इस बात में तो नवाज शरीफ साहब ने कोई वाज़ेह इशारा नहीं दिया, लेकिन जो इस गुफ्तगू की तफसीलात अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने मुकदमात बनाने वाले और चलाने वाले दोनों की ही बात की है। तो मुझे जो यानी कि सजा देने वाले भी शामिल हैं, जो पता सजा देने वालों की ही बात की है उन्होंने। इस जो मुकदमात जिन्होंने बनवाए थे, मॉनिटरिंग की थी, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और जो जिनका जिक्र आप कर रहे हैं उनके हवाले से नवाज शरीफ साहब ने इशारतन भी गुफ्तगू नहीं की। सिर्फ इतना ही वो उन्होंने जो मुतालबा किया कि भी जो उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका तदारुक भी होना चाहिए, और साथ में जिन्होंने नाइंसाफ़ी की है उनको भी इंसाफ के दायरे में लाया जाना चाहिए, ताकि ये इस तरह की नाइंसाफ़ी कोई दोबारा किसी के साथ ना कर सके। तो ये वाली गुफ्तगू जो है वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ जा रही है, और जो साथ में उनके मॉनिटरिंग जजेस साहबान थे उनकी तरफ इशारा, जो कि अब सब भी रिटायर्ड हो चुके हैं। और रिटायरमेंट के बाद मेरा ख्याल है जज वो इतना मुश्किल टारगेट नहीं रहते जितना कि सर्विस के दौरान होते हैं। तो ये वाला मामला, तो साकिब निसार साहब तो एक दो एफर्ट कर भी चुके हैं बराह रास्त गुफ्तगू करने के लिए। उन्होंने मैसेंजर भी भिजवाए थे लंदन में, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो ट्रैक वो दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया जिस ट्रैक के ज़रिए जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और मुस्लिम लीग नून के जो अमायदीन थे, जिस रूट के ज़रिए वो चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भी उन्हें थोड़ी बहुत रियायत मिल जाए, इंसाफ मिल जाए। तो मेरा ख्याल है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी वही चैनल इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उनको थोड़ा सा जो इनके ऊपर बिल्कुल निशाना रखा हुआ नून लीग ने, तो वो। लेकिन भट्ट साहब नवाज शरीफ साहब तो सारे मामले को अल्लाह पे छोड़ दिया था। एहतसाब के मामले को उन्होंने ये कहा, फिर ये यका एहतसाब होने, और कहते हैं हुकूमत नहीं सिर्फ चाहिए, हमें एहतसाब भी साथ करना है उनका, उस मुकदमात का एहतसाब भी चाहिए। तो ये यकदम ऐसा क्या नजर आता है आपको? जी, गुजारिश ये है कि जिस टाइम पे नवाज शरीफ साहब हर तरफ से ही निशाने पे थे, तो उन्हें पता था कि भी उनकी कोई पेश नहीं चलेगी, तो उन्होंने अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, और फिर अल्लाह ने उनको इंसाफ भी दिला दिया और वो उनकी पोजीशन भी रिस्टोर होती जा रही है। लेकिन ये अभी जो उन्होंने डिमांड की है, तो वो उन्होंने इस बात की तरफ, वो मेरा ख्याल वो पेशबंदी है कि दोबारा जब वो इक़्तिदार में हो तो कोई इस तरह की साजिश जैसे कि साबिक दौर में हुई थी, उस तरह की साजिश दोबारा ना जन्म ले सके, तो उसकी पेशबंदी के तौर पे उन्होंने ये बात की है। मेरा नहीं ख्याल कि दो एक शख्सियात को छोड़ के नवाज शरीफ साहब किसी से भी इंतकाम लेने की ख्वाहिश रखते हो। मैं जितना कि मुझे शरीफ फैमिली को देखने और समझने का मौका मिला, मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के लिए दो चीज़ें जो है ना वो माफ़ करना बड़ा मुश्किल है, और वो शायद उन दो मामलात में इंसाफ चाहेंगे हर सूरत, ताकि उनके सीने में ठंडक पड़ सके। और एक मामला उनका बेगम कुलसूम नवाज साहबा का, जब वो उनको बिस्तर मर्ग पे छोड़ के आए थे, और दूसरा मामला उनका जेल में उनकी मौजूदगी में जो मरियम नवाज साहबा की गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी के पीछे जो लोग भी मुलव्वस थे वो उनको इंसाफ के कटहरे में लाना ज़रूर पसंद करेंगे। इसके अलावा मेरी ज़ाती राय है कि वो बाकी सबको माफ़ कर सकते। ठीक हो गया। शायद मितला साहब, नवाज शरीफ साहब ने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा, एहतसाब के मामले से वो पीछे हट गए। हमने देखा जो पहले लंदन में उन्होंने बात की, या पाकिस्तान आके उन्होंने कहा अमन का पैगाम उन्होंने दिया। अब जो उनकी गुफ्तगू सामने आई है, वो चाहते हैं कि उनके ख़ानदान के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, जो मुकदमात हुए, वो सिर्फ हुकूमत नहीं चाहते, उन मुकदमात का एहतसाब चाहते हैं। उनका इशारा
इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स के तरफ है, नैब के, या उन जजेस की तरफ है, या किसी और की तरफ है? बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादतियां हुई, ना सिर्फ उनके साथ बल्कि उनकी फैमिली के साथ भी हुई। उनकी बेटी को भी जेल में डाला गया, भाई को भी, और जैसे उन्होंने खुद भी मेंशन किया उनके भतीजों को भी, और अदरवाइज भी उनको नुकसान हुआ, उनकी सियासत को भी नुकसान हुआ। और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ मुल्क को नुकसान हुआ 2016 ऑनवर्ड, जिस तरह से उनको विक्टिमाइज किया गया, उससे हमारा बहुत ज्यादा एज अ नेशन भी नुकसान इस तरह से हुआ कि वी वर बीइंग कंसीडर्ड वन ऑफ द 25 प्रोग्रेसिव नेशंस इन द वर्ल्ड, और हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो थी उसकी ट्रेजेक्टरी बहुत फ्लोरिश कर रही थी, और we were being among like top progressive countries in the world. लेकिन वो एक पूरा जो इकोनॉमिक सर्वाइवल और इकोनॉमिक वायबिलिटी और डोअरेबिलिटी का जो एक सफर था, वो जर्नी था, उसको स्कटल कर दिया गया, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट था। लेकिन उसके साथ आप देखिए कि वो जो नवाज शरीफ साहब को फारग किया गया, रिमूव किया गया, वो दो ताकतवर इदारों ने किया, या ताकतवर उस वक्त की ताकतवर तरीन शख्सियात ने किया। और नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि उनका एहतसाब नहीं हो सकता, और नवाज शरीफ ने जो आज एहतसाब की बात की है, बुनियादी तौर पर वो उस तासुर को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं जो लाडले का तासुर उनके हवाले से बन गया है, जो इम्प्रेशन उन पे बन गया है, जो वो एक तरह से स्टैम्प हो गए हैं कि वो लाडले हैं और सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। तो वो अपने बेसिकली जो वोट बैंक है, जो सपोर्ट बेस है, उसको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको वो थोड़ा सा पैसिफाई इसलिए करना चाहते हैं कि जो कमिंग इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले सके और उनको वोट दे सके। लेकिन वो उनको ये पता है कि ये जो एहतसाब वाला मामला है ये आगे बढ़ नहीं सकेगा। दूसरी बात ये है कि हमारा सिस्टम जो है वो ऑलरेडी बड़ा इंजर्ड है, एक इंजर्ड सिस्टम है, और वो हील हो रहा है। और आप अगर हीलिंग सिस्टम में आप कोई और इंटरवेंशन करने की कोशिश करेंगे तो वो जो थोड़ा बहुत चीजें मूव हो रही हैं, मूव फॉरवर्ड हो रही हैं, वो भी स्कटल हो जाएंगी। तो आप एक दफा फिर कहीं ना कहीं पीछे की तरफ और तनज़्ज़ुली की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि सिस्टम को हील होने दिया जाए, और तमाम जो पार्टनर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक पेज पर इस वक्त हमें नजर आते हैं। जिस तरह से आर्मी चीफ ने एफर्ट्स किए हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, फॉरेन अफेयर्स फ्रंट पे या अदर फ्रंट्स पे, वो जिस तरह से पुल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और टेक ऑफ करने की उन्होंने कोशिश की है। उनके बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जिस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की जा रही है। तो उनको भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी पॉलिटिकल पार्टनर्स की, एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल पार्टनर की जरूरत है। तो इसके लिए जरूरी है कि मिलजुल के काम किया जाए। माजी में जाने का फायदा नहीं है, नवाज शरीफ साहब को भी पता है, और इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने भी कॉम्प्रोमाइज किया, और उन्होंने जो उनका एक वोट को इज्जत दो का नारा था उसको भी उन्होंने बल्कि गिव अप कर दिया, बिकॉज उनको बताया गया और कहा गया कि आप ये जो गर्दान है, पुरानी बात हो गई, एहतसाब की गर्दान से आप पास आ जाइए और आगे बढ़िए, और यही वे फॉरवर्ड भी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इम्तियाज भाई, नवाज शरीफ साहब ने अमन का पैगाम दिया था जब मीनार पाकिस्तान आए थे, और अपना एहतसाब का और अपने मुकदमात का सब मामला इन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया था। ये आज फिर इनको एहतसाब जाग गया, तो ये ऐसा तो नहीं कि वो कमज़ोर ऑफिसरान जिन्होंने मुकदमात में इन्वेस्टिगेशन की उनसे स्कोर सेटल कर लिया जाए, और ताकतवर लोग जिन्होंने सजाएं सुनाई या जिनके कहने में ये सारा काम हुआ, उनकी तरफ कोई ना जाए? आप कैसे देख रहे हैं? काशिफ, मैं तो इस तरह देख रहा हूँ कि ये हमारी मीडिया की फरमाइश पर हुआ है। जब उन्होंने अल्लाह पे छोड़ा मामला, तब भी हम उनके पीछे थे कि यार अल्लाह पे छोड़ दिया, हुण गल बन गई है, उत्तों खबर आ गई है तो फलाना साडा भाई है, वो डील हो गई है, ये सारे हम मलाइन कर रहे थे। उससे पहले जब लंदन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज साहब का नाम लिया, हमने कहा यार ये क्या हुआ है, तो झगड़े पे चले गए। चाचू की पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई, चाचू भागे भागे चले गए, और चाचू ने उन्हें समझाया, फिर बोले यार चाचू ने समझा दिया है। चाचू जो है वो जो हमें ख़ास टर्म यूज़ करते हैं कि अपडेट हो गए या वो सेट हो गया मामला, उसके ऊपर करके, तो उन्होंने मीडिया के, यानी हम तो खुश नहीं होते किसी बात पे। अब जब उन्होंने ये बात कर दी
तो हम उसके ऊपर कह रहे यार हुण की हो गया है, वो आगे नहीं थे, गलते नहीं मुक गई है, प्रोग्राम तो नहीं बढ़ गया है, उस तरह की हम अब गुफ्तगू कर रहे हैं। इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि मीडिया का एक प्रॉब्लम है, या मीडिया की एक मामला होता है कि मामले को गर्म कैसे रखा जाए। इस पे सूरत हाल पे देखें, जिस तरह से इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी, जो हम बार बार अपने प्रोग्रामों में बात कर रहे हैं कि वो वोटर को, अपने वोटर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो एंटी मुस्लिम लीग नून वोटर है पीटीआई की सूरत में, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के जो बार बार एक मामला चल रहा था, जो शाहिद मेतला ने एक बात की है, बिल्कुल सही की है, कि अब उन्होंने ये बताया कि लाडला नहीं है, वो लाडला प्लस नहीं है, उनका भी अभी तक वही मामला है, लेकिन उन्होंने अपने वोटर को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने की आज कोशिश की है मेरे नुक्ता नज़र से। क्योंकि आप भी जानते हैं और भट्ट साहब ज़्यादा जानते हैं कि जब हम जो हमारे दोस्त लाहौर से हमारी बात होती है और नून के डेड वानी बिल्कुल मुश्किल वक्त में जो खड़े होते नून के साथ, वो ये कहते हैं यार ये नहीं होना चाहिए है, ओ भाई हम भी डंडा उठाएंगे और हमें भी, यानी ख्वाजा साद रफ़ीक का उन्होंने बताया कि ख्वाजा साद रफ़ीक को कई जगह पर लोगों ने, जो मुस्लिम लीग के वर्कर थे, उन्होंने कहा यार इस तरह पॉलिटिक्स नहीं चलेगी आपकी, हमें भी वो चाहिए, हमें भी हिसाब चाहिए, हमें भी एहतसाब चाहिए। तो आज उन्होंने मेरे नुक्ता नज़र से अपने वोटर को अट्रैक्ट किया है, या अट्रैक्ट करने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि मैं खामोश हूँ या मैं वो छोड़ दूंगा, तो मैं उसके ऊपर जाऊंगा एहतसाब के ऊपर। और दूसरी बात जो ये भट्ट साहब ने कही है बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर आप देखें तो नेब ने कोई इंक्वायरी नहीं की। इम्तियाज भाई, ना तो नवाज शरीफ साहब मीडिया के पुश करने पे फैसले करते हैं और ना बयान देते हैं। एहतसाब ना करने का भी बयान उनका अपना था, एहतसाब करने का बयान भी उनका अपना था, अब एहतसाब अमन का पैगाम भी अपना था, और अब एहतसाब की बात भी अपनी है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि एहतसाब होगा किस किस का? देखिए, ये आपकी राय है कि मीडिया ने उनको इस तरह नहीं किया। मेरी राय ये है कि जब वो लंदन में थे, जब भी हम मीडिया पीछे होता था, जब उन्होंने जनरल बाजो और जनरल फैज वाली बात की, तब भी हम पीछे लग गए थे कि अब क्या होगा। जब आपको याद होगा एग्रीमेंट हो गया, उनके आने की तैयारी हो रही थी, फिर जब वापस चाचू भागे भागे शहबाज शरीफ साहब गए, तो उस पर भी हम लोगों ने बहुत प्रोग्राम किए थे कि ओ भाई क्या हो गया मसला, चाचू भाग के चले गए। उन्होंने समझाया कि बड़े मियाँ साहब खुदा के वास्ते ऐसा नहीं करें, मैंने बड़ी मुश्किल से की है। मैं समझता हूँ मीडिया का इसमें है, लेकिन जो एक बात भट्ट साहब ने की थी ना, आप बताएं नेब ने कौन सी तहकीकात की है? नेब का कोई ऑफिसर मैं समझता हूं कि इनका मुखातिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि वाजिद जिया को कौन लेकर आया था, पाबंद किस तरह किया गया था, जज साहब ने किया था, साकिब निसार साहब ने किया था। उसके बाद जब खोसो साहब आए थे, उन्होंने वो सारी बातें की थी कि फला बंदा होगा, फला ही इंक्वायरी करेगा, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, उसकी कोई ट्रांसफर नहीं की जा सकती। तो नेब तो है ही नहीं मामला इसमें। नेब ने तो खुद तो कोई मामला नहीं किया। पनामा से हट के अब जो अकामे पर आया, जज साहब आए, साकिब निसार साहब आए, मुकदमात की मॉनिटरिंग किसने की? वाजिद सिया को, जो वॉल्यूम 5, 8, 9 पता नहीं कौन कौन से 10 कौन कहता था कि जनाब उसके ऊपर करें। व्हाट्सएप कौन करता था? रजिस्ट्रार साहब करते थे। बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ। मुनव्वर भट्ट साहब ने जो बात की है, बात उनके मुखातिब वो हैं। अब ये अलग बात है कि रिटायर्ड जज जो है वो आसानी से टारगेट होता है, तो रिटायर्ड जनरल भी आसानी से टारगेट होता है। यहाँ पर जो सर्विंग जनरल होता है, हम सब सलूट कर रहे होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ उन्होंने अपने वोटर को अट्रैक्ट किया है, वोटर से कहा है कि ये होगा, और उन्होंने जो जजेस साहबान जो साबिक है उनसे कहा है कि अब जरा थोड़ा सा गड़बड़ की थी आप लोगों ने, तो आइंदा जो आने वाले जो है आने वाला वक्त है उसके लिए भी उन्होंने पेशबंदी की है। और काशिफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कर लेने दें मुझे एक ब्रीफ सा कमेंट ये है कि आपके सिस्टम में इतनी शक्कत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, आपका सिस्टम ताकतवर नहीं है कि बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों का एहतसाब कर सके। यहाँ तो एक क्लर्क का एहतसाब करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये है कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी वो केसेस शुरू नहीं करना चाहते थे। वो उनको बुनियादी तौर पर इफ्तिखार चौधरी ने पुश किया था, और इफ्तिखार चौधरी की जानिब से बार बार कहा गया था कि जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ FIR वगैरह काटी जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेतला साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद मेतला साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। अकबर एस बाबर साहब की जानिब से और दीगर जो PTI के लोग थे उनकी जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें गई। आज उनकी हेयरिंग हुई। इब्तदाई तौर पर तो उन दरखास्त गुजारों को रिलीफ नहीं मिल सका, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार नहीं दिए गए, लेकिन उनकी दरखास्तें एक्सेप्ट करते हुए तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आप क्या समझते हैं जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए
और जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो रुकनीत रखने वाले लोग हैं, उनको उन पे एतराज है, आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इनके कलदम होने की तरफ जाएगा, जबकि उनके मेंबर नहीं मानते इस बात को कि दोबारा इलेक्शन करवाया जाए? काशिफ भाई, अच्छा उसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो अगर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं उसकी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वो फ्लॉड थे, फेक थे, वोटर लिस्टें गायब थी, किसी को नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने का मौका नहीं मिल सका, कोई भी ऐसा जो स्टिपुलेशन डिवाइस किया होता है वो भी अवेलेबल नहीं था, यानी कोई भी ऐसा जो पैटर्न था, कोई भी जो इनका अपना जो पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का वो भी फॉलो नहीं किया गया। तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही फ्लॉड किस्म का और बहुत ही फेक किस्म का उन्होंने प्रोसेस कंडक्ट किया। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि जो इलेक्शन कमीशन ने एट दी 11th आवर कहा, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, एट दी 11th आवर उनको कहा गया और 2 साल पहले उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे और फिर उनको अभी कहा गया, ये भी अनप्रेसिडेंटेड था। ये भी इलेक्शन कमीशन ने इस तरह से किसी को भी, किसी दूसरी पार्टी को भी नहीं कहा गया और हमारे पास तारीख मौजूद है कि बाकी पार्टीज भी इसी तरह से ही इलेक्शन कंडक्ट करती हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ को दोबारा इलेक्शन करवाने का मौका मिलेगा या उनके जो इंतखाबी जो निशान है बल्ला उनको मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। उसमें 2 चीजें हैं काशिफ रफीक साहब। एक तो मैं समझता हूं कि बल्ले का निशान उनके पास रहना चाहिए और मैं ये बात बड़े अरसे से कह रहा हूं कि बल्ले का निशान उनको मिलेगा भी सही। दूसरा, थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन बहरहाल उनको दे देनी चाहिए, चूंकि आपने सिस्टम को ओवरऑल लेजिटिमेसी देनी है। अगर इस तरह से एक पार्टी को मुसलसल आप टफ टाइम देते रहेंगे तो वो इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इलेक्शन का सारा प्रोसेस कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ईसीपी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नो डाउट जो इलेक्शंस करवाए गए हैं वो कंट्रोवर्शियल है इटसेल्फ और वो किसी भी तरह से जो पैरामीटर्स डिफाइन किए गए पीटीआई ने खुद भी या जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हैं उन पे भी पूरा नहीं उतरते और अदरवाइज भी जो इलेक्शन कमीशन के रूल है उस पर भी पूरा नहीं उतरते। अच्छा, दूसरा एक और भी पहलू है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन बैठ कर इंतखाबी निशान वापस ले लेती है तो उस सूरत में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, पीटीआई का वोटर वोट डालेगा या नहीं। ये डिजिटलाइजेशन का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। अगर आपने उनसे ये निशान वापस ले भी लिया तो 1 दिन में 2 दिन में उनका जो नया इंतखाबी निशान होगा वो सारी जगहों पे पहुंच जाएगा, उनके पहुंच जाएगा। और ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप बल्ले का निशान उनसे वापस लेंगे तो वोटर जो है और इवन कॉमन आदमी भी और जो स्विंग वोटर है वो भी रिजेंटमेंट शो करे और वो ये समझे कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है तो मुझे भी वोट इनको डालना चाहिए। तो उस सूरत में 2-4% उनके वोट्स बढ़ सकते हैं। और फिर हैविंग सेड सो, हमारे पास माजी में ऐसी प्रेसिडेंट्स हैं काशिफ रफीक साहब के जब पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान वापस ले लिया गया था ज़िया दौर में, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ा था और उसने बड़ी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ वो इलेक्शन विन किया था। इसी तरह से नून लीग से साइकिल का निशान वापस ले लिया गया था, तो एक इलेक्शन में तो वो 93 में अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकी थी, लेकिन 96 में उसने शेर के निशान पे 2/3 मेजॉरिटी लेके और अपना लोहा मनवा लिया था। तो ऐसा माजी में हमने देखा है कि जो इंतखाबी निशानात स्नैच किए जाते हैं और स्ट्रक डाउन किए जाते हैं उनसे ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उससे जो पार्टीज हैं वो और ज्यादा मजबूत होकर सामने आती हैं। तो मेरा ख्याल है इतना उनको मार्जिन मिलना चाहिए और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात कर रही है ये भी उनको फैसिलिटी एक्सटेंड की जानी चाहिए। ठीक हो गया। इम्तियाज खान फरहान साहब, जो जमात लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए खतूत लिख रही है, मुतालबा कर रही है, जैसे मिर्ला साहब ने भी कहा, खुद तो अपने कारकुनान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने दी नहीं। बहरहाल अकबर बाबर की आज पिटीशन गई, उस पर उन्होंने नोटिस जारी हो गए हैं, गो के उन्होंने फौरी तौर पे कलदम करार देने के लिए कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, वो नहीं सुना, उनको मिला रिलीफ, लेकिन नोटिस जारी हो गए। कैसे देख रहे हैं इस सिनेरियो को? देखिए, मेरे तो आपको बार बार, मैं पहले भी इन प्रोग्रामों में हम कह चुके हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ढोंग या ड्रामा नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी में नहीं होना चाहिए। और देखिए, सब जुड़ी हुई हैं, हर पार्टी शख्सियात के साथ जुड़ी हुई है, शख्सियत के साथ जुड़ी हुई है।
इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह के इंतखाबात होते हैं सारी चीज़ें। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि देखें, अकबर एस बाबर ने एक और बात की थी कि जी जो तहरीक इंसाफ है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, और अभी तक कोई इतला नहीं मिली कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली की गई है कि 2 टाइम के बाद फॉर एवर कोई भी जो होगा बंदा वो नहीं होगा, PTI का चेयरमैन नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से भी देखें तो आप देखें इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई भी आए, ABCD आए, अगर वही दोबारा शख्सियत आती है PTI के बानी कहें या जो कहें, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो सकती है, जो पहले भी हुई है इस तरह से करके। और आपको याद होगा चंद साल पहले बहुत रियल PTI का इलेक्शन हुआ था, जिसकी बाकायदा पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चली थी और बाकायदा लॉबिंग हुई थी, पैनल्स बने थे, मगर उसका क्या हुआ था, उसमें भी 2 नंबर ही हुई थी। और उसके बाद जब जस्टिस वजीउद्दीन पे कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट क्या है, वो रिपोर्ट सारी की सारी मौजूद है कि किस तरह से ब्राइब किया गया था इलेक्शन में, किस तरह से चेयरमैन के इलेक्शन के लिए लोगों को किस तरह से लाया गया, क्या मामला किए गए, वो भी सामने। तो इंटर पार्टी इलेक्शन जो नहीं होने चाहिए। एक और बात जो हम बार बार कहते हैं इस प्रोग्राम में कि आज भी नवाज शरीफ को आप लाडला प्लस कहें, कुछ भी कहें, आज भी लाडला वही है जिसको सेविंग अकाउंट में रखा गया है, उसका करंट अकाउंट सिर्फ बंद किया गया है। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है काशिफ, करंट अकाउंट में वो नहीं मिलता। करंट अकाउंट में सिर्फ एक एडवांटेज होता है, जितना अमाउंट चाहो निकाल लो, उसके आपको इजाज़त होती है। अदरवाइज सेविंग अकाउंट में सारा फ़ायदा ही फ़ायदा होता है और लमसम होती है। तो आज भी जो PTI के बानी या चेयरमैन है बिल्कुल हैं, वो लाडले इलेक्शन कमीशन के भी हैं। आप ये जो मेतला साहब एक बात कर रहे थे, ये वाहिद जमात थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने किसी के भी कहने के ऊपर दोबारा मौका दिया, वरना तो ये खामोशी के साथ रखा जा सकता था। और जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता, PTI की एप्लीकेशन आती, वो उड़ा देते, जैसे नवाज शरीफ की उड़ा दी थी सेनेट के अंदर। सेनेट में इंडिपेंडेंट के ऊपर लड़ना पड़ा था, सेनेट के जो कैंडिडेट थे जिनको नवाज शरीफ ने इलेक्शन दिया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास, ये मैं बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के पास जो PTI का जो मौजूद थी रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो डॉक्यूमेंट मौजूद थे, इनको मौका ही नहीं देना चाहिए। मौका देने का मकसद यही था, जैसे आज इलेक्शन कमीशन के एक मौजूद रुकन ने कहा कि दोबारा इलेक्शन का तो तस्वर नहीं होना चाहिए इलेक्शन। पार्टी बैलेट पेपर के ऊपर सही कह रहे शायद फैसला, बल्ला होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, तलवार भी दोबारा वापस आनी चाहिए। अगर वो तीर के ऊपर लड़ रहे हैं, अब ज़ाहिर जस्टिफिकेशन हो गई है, इस तरह से चेंज नहीं होना चाहिए। और बैरिस्टर गोहर जैसे तैसे सही, उनको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात इस पार्टी में भी साबित हो गई, हम विरासत की बात करते हैं ना, अगर PTI के चेयरमैन का कोई वारिस होता तो वो उसी को बनाते। अगर आज बैरिस्टर गोहर खान चेयरमैन PTI है तो वो किसके कहने पर है, किसकी नॉमिनेशन के ऊपर है, वो इनकी नॉमिनेशन। वरना तो फैसल मरवत ने क्या कहा था कि पार्टी चेयरमैन ने कहा मैं खुद लड़ूंगा, लेकिन बाद में अली जफर ने कहा नहीं जी बैरिस्टर गोहर का कहा गया। ठीक हो गया। तो विरासत हर जगह चल रही है, ले पालक की सूरत में और रेल की सूरत में। इम्तियाज भी सिर्फ एक छोटा सा कमेंट दे दे, ये करंट अकाउंट में कौन है और सेविंग अकाउंट में कौन है? करंट अकाउंट में अभी PTI है, PTI के चेयरमैन है, और सेविंग अकाउंट नहीं, सॉरी, और सेविंग उनको करंट अकाउंट दे दिया है, सेविंग इनके पास है। PTI जो चेयरमैन है इस वक्त सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट उनका बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। करंट में कौन है? करंट में बहुत सारे। करंट में कौन है? करंट में तो इस वक्त मियां साहब ही नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया भट्ट साहब, ये तो करंट अकाउंट में लाडला प्लस को डाल रहे हैं और सेविंग अकाउंट में लाडले को डाल रहे हैं। इम्तियाज फरहान साहब, ये आप इनकी बातों से इत्तेफाक करते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो है वो फेवर मिल रही है PTI को, और अकबर एस बाबर की जो एफर्ट है वो कंक्लूड होगी कि नहीं पॉजिटिवली? देखिए जी, अगर तो आप ये बात करते हैं कि इम्तियाज खान फरहान की बातों से इत्तेफाक करना या नहीं करना, तो मेरी इतनी जरूरत ही नहीं है कि मैं इनकार कर सकूं। मैं तो बिल्कुल अदब के साथ, मैं तो इनका कारकुन भी हूँ, वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ। ये हमारे लीडर हैं, ठीक हो गया, कराची से लेके खैबर तक इन्हीं की सिक्कादारी है। तो हम तो इनके पीछे, तो हमारी तो ये मजाल ही नहीं है कि भाई ये बात करें कि भाई हम इनकी बात से इख्तलाफ कर रहे हैं। इन्होंने अभी भी डंडा और झंडा दोनों पकड़े हुए हैं, और ये सिंध के मामला को देख रहे हैं। इस तरह रोज सोशल मीडिया पे जिस तरह की खबरें आ रही है, फरहान साहब किसी की आवाज़ ही नहीं सुन रहे, तो भाई मेरी तो इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं इख्तलाफ राय करूं। बाकी रही बात ये, तो मैं यहाँ पे बड़े अदब के साथ एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे जब पार्टी फैसला कर ले कि किसी को रखना या नहीं रखना, तो फिर उसके बाद गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पे बेगम नहीद खान की मिसाल आप जेन में रखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी में
मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को भी अपनी बेगम साहबा से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता था नईर खान साहबा से, तो उसके बाद उनकी मुलाकात हो पाती थी। तो एक टाइम वो भी था, लेकिन जब ज़माना बदल गया, वक्त बदल गया, तो उसके बाद बेगम नहीद खान को पार्टी से ही निकाल दिया गया और वो एक अपने और अपने शौहर के साथ मिलके एक दूसरा कोई कैंप चला रही है, छोटा सी ग्रुप चला रही है पार्टी का, और वो सिंध में धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। अब सारे मामला थी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के पास चले गए। तो जब अकबर एस बाबर साहब पार्टी पे थे तो उन्होंने कप्तान को बहुत सी जगहों पे मजबूर भी किया, बहुत सी जगहों पे उन्होंने अपनी बातें भी मनवा ली और बहुत सी जगह पे उनको रिलैक्सेशन भी दे दी। जब कप्तान के साथ उनकी अलहदगी हो गई तो उसके बाद फिर वो कप्तान के एक नुमाइंदे ने एक इलेक्शन कमीशन में ही एक दरख्वास्त दे दी कि इनका हमारी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी जमात के वोटर भी नहीं है, रुकन भी नहीं है, कारकुन भी नहीं है, तो इनको ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो पार्टी इंतखाबात के ऊपर कोई आके कोई चीज़ करे। तो वो वाली दरख्वास्त पहले गई है और अकबर एस बाबर साहब बाद में वहाँ पे पहुँचे। तो ये वाली चीज़ें, ज़माना बदल गया, अब उनको इस बात का इदराक होना चाहिए। अब बेगम नहीद साहबा भी बड़ी कोशिश कर रही थी कि वो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बनी रहे, लेकिन नहीं हुआ इस तरह अकबर एस बाबर साहब का जो दौर था वो निकल गया। अब उनको चाहिए कि वो अपनी नई जमात बना ले अगर उनको सियासत में रहना, या फिर इनके पीछे फिर दरख्वास्तें लेके MD ताहिर की तरह लगे रहे, अदालतों में इनको घसीटते रहे और खुद भी पेश होते रहे। ये वाला मामला है। अब PTI और अकबर एस बाबर तो मुख्तलिफ जगह पे खड़े हैं, इनको ये बात की समझगी, लेकिन शायद वो देखना चाहते हैं कि अभी कप्तान में कितना स्टेमिना बाकी है और वो कितनी एक दौड़ लगा सकते। फिलहाल यहाँ पे ये वाली रेस तो चलती रहेगी, लेकिन फैसला जो है जो इलेक्शन में तो अवाम ने ही करना, और अवाम का मूड सबको नजर आ रहा है किधर है। ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इम्तियाज़ भाई, आपकी तरफ आऊँगा। एक तो आज वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो उनके हवाले से रिसीव हुए हैं। दूसरा, पंजाब में आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न चीफ की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई। तो आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ तो सिक्योरिटी की नागुज़ीर सूरत हाल है और दूसरी तरफ सियासी जोड़ तोड़ भी बड़ा तेज़ है, और नून लीग बिलखसूस चौधरी शुजात साहब के बाद जंगीर तरीन साहब के साथ भी सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है। क्या आपको लगता है कि तमाम पंजाब की जमातें छोटी बड़ी नून लीग के साथ खड़ी हो जाएंगी और मरकज़ में हुकूमत बन जाएगी उनकी? देखिए काशिफ, कल भी इस पर एक डिटेल गुफ्तगू हुई थी। आपके एक मौजूद मेहमान थे अंसर चौधरी साहब, उन्होंने एक चौधरी शुजात साहब के हवाले से बात की कि अभी तक कोई एडजस्टमेंट की बात नहीं है, लेकिन एनी हाउ होनी है ज़ाहिर है कि उसमें मेरी इतला ये है कि वो मर्जर के ऊपर है कि जी चौधरी शुजात अगर शामिल हो जाएँ दोबारा तो ये मसला ही नहीं आए, और सारी वो पार्टी के लीडर पार्टी के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो मुनव्वर भट्ट साहब तो पहले से एक बात करें, मैं नहीं समझता, बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूँ कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में किसी से कोई इस तरह का देखिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ना उसके अंदर जा रहे हैं PTI के लोग। अगर जो PTI वो लोग गए, आपको याद होगा जब भी पंजाब में जब एक मामला चल रहा था जो दोबारा नवाज शरीफ का कहना था कि नून के लोगों को टिकट दिया जाए, मरियम नवाज भी उस साइड पे थी, लेकिन उनको दे दिया गया था जो जिन्होंने रिज़ाइन किया था या जो आके खड़े हुए जिनको सीट से महरूम किया गया था कि वही दोबारा इलेक्शन लड़े, तो रिजल्ट नहीं आया था, बुरी तरह से सारे के सारे हार गए थे और PTI के लोग जीत गए थे। अगर उस वक्त भी नून के लोगों को या अदर दिन खड़े किए जाते तो इस बात के इम्कान थे कि आधे से ज्यादा कम से कम जीत सकते थे। इम्तियाज साहब, पंजाब के नून लीग के सदर अना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब से 100% वो क्लीन स्वीप करेंगे, नशिस्तें जीतेंगे। तो फिर ये काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मुलाकातें क्यों? देखिए मुलाकातें कोई हर्ज नहीं है, आपको माहौल बनाना पड़ता है। आपको देखिए मैं और आप क्या तबसरा करते हैं कि तमाम लोग हम नून से बातें कर रहे हैं, कल भी हमने ये बात की ना, मीडिया में आ रही है, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। मुस्लिम लीग नून की कंपेन तो सबसे ज्यादा मुखालफिन चला रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप बिलावल भुट्टो को भी लें, अगर वो बार बार कह रहे हैं कि जी लाडला प्लस
और जी अभी हमें पता है लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो किसकी कंपेन चल रही है? ये बात ख्वाजा साद रफ़ीक जब शहबाज शरीफ ये जो आए थे कराची विजिट पे, ख्वाजा साद रफ़ीक और ये सरदार अयाज़िक, तो हम कराची प्रेस क्लब में बैठे थे, ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा यार ये तो हमारी कंपेन चला रहे हैं, हम इन्हें क्यों रोकें? इनके लोग हमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, सिंध के अंदर लोग हमें रब्ता कर रहे हैं कि यार चलो अगर सिंध में कोई मामला नहीं हो तो मरकज़ में तो इनकी हुकूमत बनने जा रही है। तो यही है। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अगर मिल रही है आके, तो कद किसका बढ़ रहा है? कद मुस्लिम लीग नून का बढ़ रहा है। तो वो क्यों चाहेंगे कि ना मिले? आप देखें कि बलूचिस्तान में भी क्या हुआ। बलूचिस्तान में आपने देखा कि शॉर्ट सा कमेंट दीजिए इम्तियाज साहब। जी जी इम्तियाज शॉर्ट सा कमेंट दीजिएगा मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो आज वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? 2013 में क्या था? संगीन नहीं है इसकी? नहीं संगीन होती है तो वजीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? उनको चाहिए सिक्योरिटी देना मौलाना फजल रहमान को। वजीर दाखिला को रखा किस लिए गया है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? कि काशिफ की, फरहान की, मुनव्वर भट्ट की, शाहिद मेतला के लिए मुझे सिक्योरिटी थ्रेट मिला है? और भाई मिला है ना तो आप मुझे मेरी सिक्योरिटी करें। आप बताएं कि मैंने इन लोगों के लिए ये सिक्योरिटी की है। आप सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर जाएंगे। 2013 में क्या था? 2013 में लाला हमारा जो लाला असफंदियार खान साहब, उनके कितनी थ्रेट थी? खुद ये JUI पे अटैक नहीं हुए थे? मौलाना फजल रहमान पे 2 अटैक हुए थे। 2018 में क्या हुआ था? इसी तरह लाइव थ्रेट आए थे। कंपेन नहीं करने दी गई थी, पीपल्स पार्टी को कंपेन नहीं करने दी गई थी दूसरे सूबों में, और बड़े बड़े थे। जो बलूचिस्तान में सिर्फ बाप के अलावा कोई कंपेन नहीं चला सकता था। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के अलावा कोई कंपेन नहीं चला सकता था। 2013 तो बहुत खतरनाक था। 2018 में भी ये सूरत हाल थी। तो वजीर दाखिला साहब से इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश है कि वो सिक्योरिटी फराहम करें, माहौल ना बनाए कि जनाब इलेक्शन के हवाले से कोई ऐसी किसी को मिले। अगर कहीं किसी शख्स की है वो करे, और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उसके ऊपर सिक्योरिटी मेंटेन करें। ठीक हो गया। मेतला साहब आपसे भी यही सवाल रखूंगा, पहले तो इस पे कमेंट कीजिएगा कि आज जो वजीर दाखिला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई मौलाना फजल रहमान साहब की सिक्योरिटी को लेके, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए काशिफ रफीक साहब, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी वाले इंतखाबात हैं वो पोस्टपोन हो जाएं और वो कुछ 6 महीने 8 महीने आगे चले जाएं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो एक स्टेक होल्डर सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं वो केयर टेकर हैं, दोनों जानिब के दोनों जगहों के। पंजाब के केयर टेकर और जो विफाक में बैठे हुए केयर टेकर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए और 2-4-6 महीने उनको और मिल जाए ताकि वो रूल कर सकें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर 8 फरवरी से 1 घंटा भी आगे होते हैं, इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं, तो ये केयर टेकर्स जो हैं वो किसी गलत फहमी का शिकार होंगे। मैं बता दूं कि वो भी नहीं रह सकेंगे, वो भी रिप्लेस हो जाएंगे। और खास तौर पर जो विफाकी मुद्दे हैं उनमें से तो आधी कैबिनेट वैसी की वैसी फारग हो जाएगी। तो दूसरी बात ये है कि इसी तरह के जो थ्रेट्स हैं और इसी तरह के जी मेतला साहब, मैं सिर्फ गुजारिश ये बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर पाएगी या हो जाएगी इनकी पंजाब में? मेरा ख्याल है काशिफ रफीक साहब उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके जो आप देखिए उनके कुछ इश्यूज हैं IPP के। एक तो उनकी कैंपेनिंग कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं जा रही और जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि किंग्स पार्टी का जो एक इम्प्रेशन और एक ठप्पा उनके साथ लग गया, उसके बाद उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पजीराई मिलेगी, ओवरवेलमिंग मीडिया कवरेज मिलेगी। वो इस तरह से मामला हो नहीं सका है और वो हमें ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही। ग्राउंड पर अगर कोई 2-3 पार्टीज नजर आ रही हैं, खासतौर पर पंजाब में, तो वो PTI है या PMLN है। तो इस सूरत में बतौर PMLN के जूनियर पार्टनर के उनको सीट एडजस्टमेंट बहरहाल करनी पड़ेगी और उसी सूरत में उनको 8-10 सीट्स मिल सकती हैं, 8-10 जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स मिल सकती हैं और 4-5 सीट्स जो हैं वो नेशनल असेंबली में मिल सकती हैं। उसमें एक और भी चीज़ है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट भी कोशिश कर रही है कि IPP के साथ PMLN के मामला तय पा जाए। और जो साउथ पंजाब में कुछ सीट्स हैं जहाँ पे IPP को रन ओवर दे दिया जाए और वहां पे PMLN अपने कैंडिडेट्स को फील्ड ना करे और उस सूरत में उनको एडवांटेज हो जाएगा कि वो वहां से कुछ ना कुछ सीट से लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब तो 100% सीटें जीत रहे हैं, तो फिर वो क्यों किसी जमात को कॉम्पिटेट करेंगे? और फिर कल जो अदरवाइज तो यही नजर आ रहा है कि पंजाब में भी या साउथ पंजाब में PTI खासी पॉपुलर जी
मैं ये कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम 100% जीत रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है उनको किसी की सीट एडजस्टमेंट देने की? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो तो हर पार्टी कहती है कि हम जीत जाएंगे और जीत रहे हैं। पीटीआई से भी पूछ ले, उनके पास कैंडिडेट्स मौजूद नहीं हैं, उनकी एप्लीकेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, लोग उनके पास आ नहीं रहे, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी सारी रुकी हुई है। इसके बावजूद वो ये दावे करते नजर आते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम क्लीन स्वीप कर लेंगे, हम 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे, और इस तरह की बातें, अच्छा पॉलिटिकल मेघना बातें साहब, करती हैं ताकि अपने वोट बैंक को पैसिफाई किया जा सके, अपनी सपोर्ट बेस को अट्रैक्ट किया जा सके। तो इसी तरह के मामला ये हैं। तो मैं आपको, जो आप शायद इससे पहले बात कर रहे थे ब्रेक में, वजीर आला कौन होगा पंजाब का, अलीम खान के हवाले से भी, या उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ थोड़ा बहुत मेरा भी ताल्लुक है, उनसे 1-2 दफा बात करने का मौका मिला है इस हवाले से। तो यही तासुर मिला है कि वो शायद वज़ीर आला पंजाब बनने में अब उस तरह से पहले की तरह इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो चाहेंगे कि वो वफाक में आ जाए। इस तरह के मामला चल रहे हैं। बहरहाल आखिरी बात ये है कि मैं पहले ये समझता था, मेरा जो पॉलिटिकल एनालिसिस था वो ये था, थीसिस ये था कि जो आईपीपी बनी है और जो इसको बनाया गया, ये वन टाइम अरेंजमेंट है। लेकिन ये वन टाइम अरेंजमेंट नहीं है, ये परमानेंट अरेंजमेंट है जो पीटीआई को एक तरह से रिप्लेस करेगा इन फ्यूचर, और या जो पीएमएलएन के अगेंस्ट आके खड़ा होगा इन फ्यूचर। ठीक हो गया। मुनव्वर भट्ट साहब, ये बताएं जी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ नून लीग की सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है या गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम वाली बात है? नहीं, मैं पहले भी अर्ज किया था, ये इनकी सीट एडजस्टमेंट वाला कोई मामला नहीं है। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, वो मितला साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये लॉन्ग टर्म चलने के लिए बनाई गई है, और ये जो पार्टी की लीडरशिप है वो इस मामले में बड़ी कंसर्न भी है और वो काम भी कर रही है। और जितने बहुत से पंजाब में इलेक्टेबल्स जो पीटीआई छोड़ के आए हैं, वो उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की है। 2-1 सीटों के ऊपर वो मैं समझता हूँ कि वो मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़रूर रियायत करेगी, लेकिन ये है कि इससे ज़्यादा के ऊपर मुझे नहीं लग रहा कि भी मुस्लिम लीग नून को सेक्रीफाइस करने के मूड में। ये इस टाइम पे उनकी वेव चल रही है पंजाब के अंदर, और उन्हें लग रहा है कि वो पंजाब में जहाँ पे भी बंदा अपना खड़ा करेंगे वो जीतेगा ज़रूर। तो जीतेगा नहीं तो फिर दूसरे नंबर पे या वो कम्पीट वाली पोजीशन पे ज़रूर होगा। वो 2018 के जो इलेक्शन है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपोजिशन की सीट लेना ज़्यादा पसंद करेगी पंजाब असम्बली में, बजाय इसके कि वो 2-3 वजारतें लेके यहाँ पे बैठे हों। तो पीपल्स पार्टी के लिए फिर ये वाली स्पेस भी ख़त्म हो जाएगी कि वो पंजाब असम्बली में अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, अपोजिशन लीडर के तौर पे काम कर रही है। तो ये अभी रेस पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की होगी कि अभी अपोजिशन लीडर किसने लेना। यहाँ पे 2 वजारतें या 3 वजारतें लेके काम चलाने वाला मामला नहीं होगा। अपोजिशन लीडर का 12 डेकोरम और स्टेटस वो मिनिस्टर से ज़्यादा ही होता है। तो ये वाली सूरत हाल है। फिलहाल नून लीग जो है बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी कैंपेन चला रही है, और उन्हें लगता है कि वो पंजाब के साथ साथ मरकज़ में भी हुकूमत बनाएगी, और हो सकता है अगर वो ब्लेसिंग ऑफ गॉड हुई उनके ऊपर तो वो सिंध और बलूचिस्तान के साथ साथ केपी में भी हुकूमत बना लेंगे, जैसे कि माजी में उनकी हुकूमत रही है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मुनव्वर भट्ट साहब आपका, इम्तियाज़ खान फरहान साहब आपका, शाहिद मितला साहब आपका। नाज़रीन, हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू आपने सुनी, आपने नतीजा अक्स करना है, हमने गुफ्तगू आपके सामने रख दी। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।